Let's continue with the chapter 2, the database environment. Today we will discuss a lot of topics. There are two topics, database administrator and data administrator, shortly called DBA and DA. These two topics are from pages 44 and 45 of your book. These two topics are your reading assignment. In this lecture, we will discuss data dictionary from page 46 and logical database design from pages 47 and 48. What is data dictionary? Data dictionary को define क्यों करेंगे कि it is a repository of information that describes the logical structure of the database. Database में मौजूद तमाम data को, उसके structure को, उसके rules को, data type को, उसके format को, हर चीज़ को describe करना और ये information जिस जगह store की जाती है वो data dictionary कहलाती है. Data dictionary में किस किस्म की information रखी जाती है? इसमें हम रखेंगे कि रिकॉर्ड्स की टाइप क्या होगी, रिकॉर्ड्स में मौजूद फील्ड्स की डाटा टाइप क्या होगी, डाटा एग्रीगेट्स क्या होंगे यानी वो प्रोसेस जिनमें डाटा को कलेक्ट करने के बाद समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा यानी उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, इसके अलावा डेटाबेस को क्रिएट करने और डेटाबेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने से मुतल्लिक भी डाटा डिक्शनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है. Data dictionary also contains data about data यानी मेटा डाटा को भी स्टोर करती है. What are the uses of data dictionary? The main use of data dictionary is to store information about data या यूं हम कह सकते हैं कि data dictionary में मेटा डाटा स्टोर किया जाता है. Data dictionary also helps to communicate with the users. Data dictionary में database में मौजूद हर किस्म के डाटा की तमाम डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है जिसकी मदद से यूजर्स को डेटाबेस को समझने में मदद मिलती है और यूं डाटा डिक्शनरी कम्युनिकेशन का काम करती है. डाटा डिक्शनरी कीप्स रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन डेटाबेस स्ट्रक्चर. जब भी डेटाबेस की बनावट में कोई चीज़ चेंज की जाती है उसका रिकॉर्ड डाटा डिक्शनरी में सेव होता चला जाता है. फॉर एग्जांपल कोई नया रिलेशन ऐड करना, टेबल में कोई फील्ड ऐड करना या उसकी डाटा टाइप चेंज करना. डाटा डिक्शनरी ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज. डेटाबेस में बहुत सी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं. एक चीज़ में चेंज करने की वजह से बाकी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं. इस चेंज को डिटरमिन करना और उसका रिकॉर्ड रखना डाटा डिक्शनरी का काम है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिकॉर्ड एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. मुख्तलिफ ऑथोराइज्ड यूजर्स डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके इस्तेमाल को और जो जो ऑपरेशंस वो डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे हैं उनकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना डाटा डिक्शनरी का काम है. इसकी मदद से डेटाबेस के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है. Data dictionary also helps in auditing. Auditing database की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए की जाती है. Data dictionary database के एक्सेसेस का तमाम रिकॉर्ड रखती है जो जरूरत पड़ने पर ऑडिटिंग के काम आता है. Data dictionary की बेसिकली टू टाइप्स है. पहली टाइप इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है. इट इज अ डाटा डिक्शनरी दैट इज अ पार्ट ऑफ DBMS. जब भी DBMS इंस्टॉल किया जाएगा इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी एज अ पार्ट ऑफ DBMS इंस्टॉल होगी और इस्तेमाल होगी. जिसके आगे मजीद टू टाइप्स हैं. एक्टिव डाटा डिक्शनरी इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी की एक टाइप है दैट इज चेक्ड बाय DBMS एवरी टाइम अ डेटाबेस इज एक्सेस्ड. जब भी डेटाबेस इस्तेमाल होगा, डेटाबेस में कोई ऑपरेशन होगा तो DBMS खुद ब खुद इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी को चेक करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी में है उसके मुताबिक डेटाबेस के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी. इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी की दूसरी टाइप पैसिव डाटा डिक्शनरी है. द इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी दैट इज नॉट यूज्ड इन डे टू डे डाटा प्रोसेसिंग. एक्टिव डाटा डिक्शनरी के बरक्स वो डाटा डिक्शनरी जो हर डेटाबेस एक्सेस के साथ इस्तेमाल नहीं होती बल्कि खुद उसको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लिसिटली उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम पैसिव डाटा डिक्शनरी कहते हैं. डाटा डिक्शनरी की दूसरी टाइप फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी है. इट इज अ डाटा डिक्शनरी दैट इज अवेलेबल विदाउट अ पर्टिकुलर DBMS. जब भी हम DBMS इंस्टॉल करते हैं तो अगर डाटा डिक्शनरी उसके पार्ट के तौर पर इंस्टॉल ना हो बल्कि हमें अलग से डाटा डिक्शनरी इंस्टॉल करनी हो तो उसको हम फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी कहेंगे जो किसी खास DBMS का हिस्सा नहीं है. इसको हासिल करने के या बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं. इट कैन बी अ कमर्शियल प्रोडक्ट, उसको हम मार्केट से भी खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैन बी डेवलप बाय अ डिज़ाइनर या कोई डिज़ाइनर ख़ास तौर पे इसे हमारे लिए बना भी सकता है.
मार्केट में बहुत से केस टूल्स और पैकेजेस हैं, यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो डेटा डिक्शनरी के तौर पर DBMS के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं और लॉजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसको चूज कब किया जाएगा? इट इज चोजन इन द इनिशियल डिजाइन स्टेजेस बिफोर चूजिंग एनी पार्टिकुलर DBMS। तो किसी भी DBMS को चूज करने से पहले डिजाइन स्टेज में, बहुत इनिशियल फेजेस पे, बहुत स्टार्ट में हम डेटा डिक्शनरी का इंतखाब करेंगे और बाद में DBMS चूज करके उस डेटा डिक्शनरी को जो हमने चूज की है DBMS के साथ इस्तेमाल करेंगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन है। व्हाट इज लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन? लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी डेटा हमने स्टोर करना है उससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिस्क्रिप्शन लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में डिस्क्राइब की जाती है। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, इट इज अबाउट रूल्स ऑफ डेटा, डेटा को किन कॉन्स्ट्रेंट्स के तहत रखा जाएगा, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा, डेटा का फॉर्मेट और डेटा टाइप क्या होगी, किन किन चीजों का डेटा हम स्टोर करेंगे यानी एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और एंटिटीज के बीच में मौजूद रिलेशनशिप्स। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एंटिटीज को शो किया जाता है। एंटिटीज को शो करने के बाद एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद रिलेशंस को मर्ज किया जाता है। ये स्टेप डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए परफॉर्म करते हैं और सबसे आखिर में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। लेट्स डिस्कस ईच स्टेप ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस इन डिटेल। द फर्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंट एंटिटीज। सबसे पहले हम अपने सिस्टम की ER डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ER डायग्राम्स एंटिटीज को शो करती है। हम हर एंटिटी को एक रिलेशन या टेबल में कन्वर्ट करेंगे। एंटिटी का नाम टेबल का नाम बन जाएगा और एंटिटी का वो कॉलम जो एज एन आइडेंटिफायर यूज होता है, जिसमें डाटा की वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, जो वैल्यूज हमेशा यूनिक रहती हैं, वो टेबल की प्राइमरी की बन जाएगा और बाकी रहने वाले एट्रीब्यूट्स रिलेशन के नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। एम्प्लॉय एक एंटिटी है जिसका डाटा हमें स्टोर करना है। एम्प्लॉय से रिलेटेड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टोर करनी है, एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस और बर्थ डेट। तो ऊपर बयान किए गए रूल्स के मुताबिक एंटिटी को हम रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। एंटिटी का नाम रिलेशन का नाम बन जाएगा। एंटिटी का नाम एम्प्लॉय है तो हमारे रिलेशन का नाम भी एम्प्लॉय होगा। उसके बाद हम एंटिटी में उस एट्रीब्यूट को नोट करेंगे जिसकी वैल्यूज यूनिक है या जो एज एन आइडेंटिफायर यूज होता है, जो एम्प्लॉय ID है। हम उसको टेबल में एज अ प्राइमरी की ऐड करेंगे। प्राइमरी की निशानी ये है कि इस एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया जाता है और बाकी बचने वाले एट्रीब्यूट्स जैसे नेम, एड्रेस और बर्थ डेट है, इनको टेबल में एज नॉन की एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिया जाएगा, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यूज यूनिक नहीं होंगी। हो सकता है 2 रिकॉर्ड्स में एक जैसे नाम, एड्रेस या बर्थ डेट मौजूद हो। इस तरह से हम एंटिटीज को एक रिलेशन की फॉर्म में शो करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के बाद हम मुख्तलिफ एंटिटीज में ताल्लुक को शो करेंगे। इनको हम रिलेशनशिप्स कहते हैं। रिलेशनशिप्स मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रिलेशन की प्राइमरी की लेंगे और उसको हम दूसरे टेबल में रख देंगे। दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की फॉरेन की कहलाएगी। या ये भी हो सकता है कि हम 2 एंटिटीज या 2 रिलेशंस के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए एक तीसरा रिलेशन क्रिएट करें। ये तमाम टर्म्स प्राइमरी की, फॉरेन की या क्रिएटिंग अ सेपरेट रिलेशन, इन तमाम टॉपिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मर्ज द रिलेशंस, यानी रिलेशंस को इकट्ठे करना। इस स्टेप को व्यू इंटीग्रेशन भी कहा जाता है और ये स्टेप इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि रिलेशंस में मौजूद रिडंडेंसी को खत्म किया जा सके, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स ऐसे आ सकते हैं जो एक ही एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम बहुत सा डेटा रिडंडेंटली स्टोर कर रहे होते हैं। एक ही डेटा की बहुत सी कॉपीज स्टोर होती हैं जो ना सिर्फ डेटा स्टोरेज स्पेस को जाया करती हैं बल्कि इनकंसिस्टेंसी जैसे मसाइल को भी पैदा करती हैं। इसका हल यह है कि हम रिलेशंस को मर्ज करते हैं और जो डाटा रिडंडेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास एक टेबल है emp1 यानी एम्प्लॉय 1, जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय नंबर इसका आइडेंटिफायर यानी प्राइमरी की है, और 3 नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एड्रेस एंड फोन। हमारे पास एक दूसरा टेबल है जो सेम एंटिटी टाइप एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। टेबल का नाम emp2 है, जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। एम्प्लॉय नंबर इसका आइडेंटिफायर है, फिर एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय जॉब कोड एंड एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो दोनों टेबल्स में मौजूद हैं, यानी रिडंडेंट है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। बेशक इनके नाम डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम इन रिलेशंस को मर्ज करेंगे। हम एक तीसरा रिलेशन बनाएंगे, उसका नाम मैंने एम्प रखा, और उसके अंदर emp1 और emp2 से कॉमन एट्रीब्यूट्स को डाल दिया जाएगा। कॉमन एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय नंबर, नेम और एड्रेस, और उसके बाद emp1 और emp2 में जो अनकॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो भी emp में शामिल कर दिए जाएंगे, यानी फोन, एम्प्लॉय जॉब कोड एंड एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 टेबल्स को मर्ज करके एक टेबल emp बनेगा, जहां पर कोई भी एट्रीब्यूट रिपीट नहीं हो रहा। इस तरह से हमने डाटा की रिडंडेंसी को रिमूव किया। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का आखिरी स्टेप है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। जब भी हम टेबल्स में कोई चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्टेप में चेंज किया, टेबल्स को हमने मर्ज किया ताकि रिडंडेंट डाटा को रिमूव किया जा सके, जिसकी वजह से डाटा रिडंडेंसी का मसला तो हल हो गया, लेकिन और बहुत से प्रॉब्लम्स और एरर्स सामने आ सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को एनॉमलीज कहा जाता है। सम एनॉमलीज और एरर्स में अराइज व्हाइल अपडेटिंग रिलेशंस इन द प्रीवियस स्टेप्स, और इसका हल ये है कि हम एक प्रोसेस करते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसकी मदद से हम मजीद अपीयर होने वाली प्रॉब्लम्स और एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम एक मुकम्मल चैप्टर पढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।